आज एक ऐसी महान पर्सनालिटी के साथ हम रूबरू होने जा रहे हैं। सीडी देवल साहब एमएलए हैं, पहली बार कांग्रेस की सीट पर एक ऐसे पद से रिटायर होकर राजनीति में पहुंचे जिनमें बहुत ही गिने चुने लोग हैं। आप अभी आईएएस पद से 1996 में रिटायरमेंट लिया और उसके बाद राजनीति में आ गए। देव साहब, एक बात बताइए, आप तो आईएएस थे और बहुत कुछ आपके हाथ में था और आज आप राजनीति में हैं, तो अचानक राजनीति में पदार्पण कैसे हो गया आपका? राजनीति में तो मेरी प्रारंभ से ही रुचि थी। मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में था और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में मेरे चयन से पूर्व डॉक्टर एलएम सिंह ने जोधपुर से चुनाव लड़ा था, तो उस समय मैं उनका पोलिंग एजेंट रहा। फिर आरएस में आने के बाद मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 2 बार महामंत्री रहा एसोसिएशन का, 3 बार निर्विरोध राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद का अध्यक्ष रहा और बाद में मेरा आईएएस में चयन हो गया। उसके बाद जब मैं रिटायर हो गया तो सक्रिय राजनीति में आ गया। राजनीति में कांग्रेस के साथ मैं 1978 से जुड़ा हुआ। ऐसी कौन सी चीज है कि जिसने आपको बार बार राजनीति में आने की प्रेरणा दी? क्योंकि राजनीति तो बिना समाज सेवा के भी की जा सकती है, राजनीति तो किसी भी तरीके से की जा सकती है, या समाज सेवा बिना राजनीति के की जा सकती है। फिर आखिरकार क्यों आपने ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपको हमेशा एक आईएएस होते हुए कचोटती रही कि जो आप आईएएस होते हुए उन चीजों को नहीं कर पाए लोगों के लिए, और आपने इस समय ऐसा स्टेप लिया, नहीं मुझे आई वांट टू बी अ पॉलिटिशियन आफ्टर रिटायरमेंट? मैं जहाँ जिस तहसील से बिलोंग करता हूँ, हाँ सर, उस तहसील के अंदर विकास का कोई काम नहीं हुआ। एमएलए बनते रहे, चाहे कांग्रेस का हो बीजेपी, किसी ने कोई काम नहीं किया, केवल अपना घर भरने के अलावा। न वहाँ मेरा आदिवासी टाइप एरिया है, जो रावत समाज और महराज समाज के लोग रहते हैं, तो उस मगरा क्षेत्र के अंदर एक भी सड़क नहीं बनी, कोई स्कूल नहीं खुली, केवल वो लोग वोटों का शोषण करते रहे। तो मेरे दिमाग में एक बात थी, मैं जब सर्विस में था तब भी मैंने मेरे गांव और चारों तरफ की सड़कें बनवाई, बिजली की व्यवस्था करवाई, तो ऊपर का जो एरिया वंचित रह गया था उसमें मेरी इच्छा थी कि भाई मैं इस क्षेत्र का विकास करूं। इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा और राजनीति के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आईएएस में था तब तो फिर भी अधिकारियों से कहकर कोई काम करवाता था। रिटायरमेंट के बाद वो काम संभव नहीं था, इसलिए मुझे सक्रिय राजनीति में आना पड़ा और क्षेत्र के विकास के लिए मैंने काम किया। कुर्सी की तो मुझे कोई भूख थी नहीं, क्योंकि मैं 30-35 साल सर्विस में रहा, लेकिन मेरे क्षेत्र की सेवा हो ये मेरा संकल्प था और उस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे राजनीति में आना पड़ा। देव साहब, आज कांग्रेस की सरकार पर अगर केंद्र में नजर डाली जाती तो काफी खस्ता हाल हो रही, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जिसकी वजह से लोगों के दिलो दिमाग में कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस का पत्ता साफ जैसे बीजेपी का हुआ था, कहीं ऐसा ना हो। आपके क्या विचार? देखिए, बीजेपी का पत्ता साफ होना तो बीजेपी एक बाद की पैदा हुई पार्टी है और कांग्रेस तो आजादी के पूर्व से ही देश को मुक्त कराने वाली पार्टी रही है और इसका बहुत लंबा इतिहास रहा है। मैं अगर ये कहूँ कि कांग्रेस महासमुद्र है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें कई लोग आते हैं और कई चले जाते हैं, लेकिन कांग्रेस यथावत रह रही है। केंद्र के अंदर वर्तमान में जो चुनाव हुए हैं, इसमें आपने देखा होगा कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों को ही बहुमत मिला है। भारतीय जनता पार्टी का तो नामो निशान नहीं रहा। अगर कहीं केरल में आ गई तो कम्युनिस्ट पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसलिए कांग्रेस का भविष्य सोनिया जी के हाथों में उज्जवल है और मैं विश्वास करता हूं कि कांग्रेस देश के अंदर पुनः सत्तारूढ़ होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। पाली से आप पहली बार विधायक हुए हैं, आपकी कौन कौन सी योजनाएं हैं ताकि जो ऐसी चीजें थी जो उन लोगों के समय में पूरी नहीं हो पाई, जो देवल साहब पूरी करने के लिए सक्षम है? देखिए, मेरे रायपुर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की भयंकर समस्या थी। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था। गलत नीतियों के कारण जो ऑफिस में बैठे रहते हैं अधिकारियों, इन लोगों ने कई बांध बनवा दिए। बांध बनने का मतलब कुछ परिवारों को तो राहत देना और अधिकांश लोगों को परेशान करना है।
मेरे क्षेत्र में रायपुर का बांध बन गया, एक गजनाई का बांध बन गया, एक बाबरा का बांध बन गया, एक गिरिनंदा का बांध बन गया। परिणाम ये हुआ कि नीचे के जितने भी गांव थे उनका पानी जल स्तर बहुत नीचे चला गया, क्योंकि नदी में पानी नहीं आता तो कुओं का पानी रिचार्ज नहीं होता तो वो लोग, आज स्थिति यह है कि पेयजल की समस्या है। कई ऐसे गांव थे जो गांव बसने के बाद में खारा पानी पी रहे थे और किसी नेता ने इस और ध्यान नहीं दिया कि इनकी कोई व्यवस्था कराए। मैंने आने के बाद में मेरे क्षेत्र की करीब करीब आप समझें कि 2/3 आबादी की पेयजल योजनाएं स्वीकृत करवा दी। एक सोजत तहसील की 9 पंचायतें मेरे क्षेत्र में लगती है, 11 पंचायतें, 11 में से 9 पंचायतों की मैंने स्थायी रूप से पेयजल की समस्या करा दी। एक गजनाई बांध बना था सिंचाई के लिए, उससे मैंने पानी सुरक्षित करवाकर करीब 11 करोड़ की 2 योजनाएं, एक अटपरा की और एक देवली हुल्ला की बनवा करके और मीठे पानी की व्यवस्था करा दी। अटपरा वगैरह जो गांव है उनमें तो शुरू हो गया और देवली हुल्ला का फिल्टर प्लांट तैयार हो गया, उसका भी 2-3 महीने के अंदर लोगों को मीठा पानी मिलेगा। इसके बाद रायपुर तहसील के जो 19 गांव थे उनकी मैंने 15 करोड़ 7 लाख की पेयजल योजना बनवाई और उस पेयजल योजना के माध्यम से साल भर में पूरी होने पर जो फ्लोराइड युक्त लोग पानी पीते थे, जिनका बीमारियों का घर पानी था, आज उनको आने के बाद में परमानेंट स्थायी रूप से मीठा पानी मिलेगा। इसी तरह मगरा क्षेत्र की एक बोमादा बांध था, वो भीलवाड़े वाले पानी ले जा रहे थे तो हमने उन बीच में कहा पानी ले जाओ, पानी में हमको ऐतराज नहीं, लेकिन पहले हमको दो और फिर आप ले जाओ। वो घर का पूत कमारा डोले पड़ोसी के फेरे, मैंने कहा ये नहीं हो सकता, तो वहां भी मैंने 4 करोड़ की योजना बढ़वा दी, जल्दी स्वीकृत हो जाएगी। यूं करके मेरा पहली प्राथमिकता क्षेत्र में पेयजल की थी, जो अब तक किसी विधायक ने नहीं किया। मैंने 2 साल में लगभग 270 हैंडपंप सरकार से स्वीकृत कराकर खुदवा दिए और निरंतर इसमें लगा हुआ हूं। 150 जिन ढाणियों में एक भी ढाणी ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर से पानी लावे, और पानी ला करके अगर जो पूर्व में पश्चिमी राजस्थान में जीवन था, लोग गधा पर पानी लाते थे, सिर पर पानी लाते थे, 4-4 किलोमीटर जाते थे, वही स्थिति पाली जिले के इन गांवों की थी, तो उसको मैंने सुधारने की पूरी कोशिश की है। इसी तरह मगरा क्षेत्र है जिसके ढाणियां थी, पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें आने जाने के लोगों के रास्ते नहीं थे। कई जगह अगर बीमार हो जाता तो उसको कंधा पर उठा करके ले जाते, कई अगर डिलीवरी केस होता तो कई औरतों की तो मौत इसमें हो गई कि उनको अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते। तो मैंने पूरे मगरा क्षेत्र का एक भी ढाणी ऐसी नहीं छोड़ी जहां पहले कच्ची सड़कें फेमिन में बनवाई और अब उनका जो डामरीकरण बाकी थी, करीब 12 करोड़ के डामर के कार्य 2 साल में हुए हैं और अभी भी 4 करोड़ के डामर के कार्य स्वीकृत हुए हैं जो इस साल पूरे हो जाएंगे। अब ये केवल व्यवस्था ये है कि एक दफे रायपुर विधानसभा क्षेत्र के सारे काम हो जाए तो मेरी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले विधायक को बहुत कम कष्ट करना पड़ेगा, ये व्यवस्था है। देवल साहब, आप इस बात से तो बड़ी भली भांति परिचित होंगे कि खासतौर से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो राशि खासतौर से उन योजनाओं के लिए जो पारित की जाती है उन योजनाओं में नहीं लग पाती, या तो उनकी पूर्ति कागजों में करके दिखा दी जाती है या फिर बीच में बैठे हुए मध्यस्थ या दलाल कह सकते हैं उस पैसे को कहीं ना कहीं डाल देते हैं। ऐसे में सीडी देवल साहब कितने सतर्क हैं? देखिए, मैं इस मामले में पूरा सतर्क हूं, मेरा पूरा अधिकारियों से संपर्क है, क्योंकि मैं प्रशासनिक सेवा में रहा हूं, इसलिए इन सारे तथ्यों की मुझे जानकारी है और मेरे क्षेत्र में जो भी पैसा लगता है, जो भी काम होता है, उसको मैं पूरी सतर्कता से कराता हूं। और मैं कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने मेरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बहुत मिनिमाइज कर दिया। कम तो मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन मैंने उसको इतना मिनिमाइज कर दिया है कि कोई अधिकारी आज चौड़े पांव करके पैसे नहीं ले सकता कि पैसे देने ही पड़ेगा, तो मैंने ये स्थिति बंद कर दी। इसी तरह जो निर्माण कार्य होते हैं तो निर्माण कार्य के अंदर एमएलए या जो भी जनप्रतिनिधि वो पैसे खाने की कोशिश करता है, तो हमने ये कह दिया भाई हम न तो खाते हैं न खाने देंगे, हमारा काम पूरा होना चाहिए। मैंने मेरे पूरे क्षेत्र में ये व्यवस्था कर रखी है कि जहां भी सड़क बनती है खराब माल निकले टेलीफोन से और उसके तत्काल हम शिकायत करते हैं, उसकी जांच करवाते हैं। इसलिए हम सारी योजनाओं से अब केंद्र से पैसे जो राजस्थान सरकार के पास में आवे वो सरकार नीचे देख नहीं दे, ये तो सरकार का धंधा है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमने विधानसभा में भी अकाल के लिए मेरे वर्तमान में पाली जिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूं, तो मैंने पाली जिले के 242 गांव जिनको अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया उसके लिए हमने संघर्ष किया। हम मुख्यमंत्री से मिले, सारे अधिकारियों से मिले
लेकिन उन्होंने गिरदावरी का बहाना बनाकर ये व्यवस्था कर दी कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आज 242 गांव अकाल से महरूम है। हमने धरने दिए, प्रदर्शन किए, विधानसभा के अंदर भी हमने और सीपी जोशी ने आमरण अनशन किया। तो हम हमारी समस्याओं को समाधान के लिए पूरी तरह जागरूक हैं। जो आने वाले समय में सर आप अपने आप को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? आने वाले समय में मैं अपने आप को एक ऐसे जनसेवक के रूप में देखना चाहता हूं जो क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो और जिले के अंदर कांग्रेस का वर्चस्व बढ़े। आपका वर्चस्व यहीं परस्पर बढ़ता रहे। आपने साक्षात्कार ब्यूरो से वार्ता की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो